नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर बीकानेर राज्य को पढ़ रहे हैं, आज बीकानेर राज्य के तहत जो रायसिंह को हम पढ़ रहे हैं, उसी के तहत आज उसका मूल्यांकन और उसके सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जानते हुए आज इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। उसके पश्चात अगली क्लास से अगर बात की जाए तो हम जो जयपुर के जो कच्छावाड़ शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके तहत मान सिंह है, सवाई जय सिंह, उनके बारे में पढ़ेंगे और जो कच्छावाड़ शासक और उनके मुगल संबंधों के बारे में जिक्र करेंगे। आज बीकानेर राज्य का जो अपन बीकानेर राज्य को पढ़ रहे थे, जिसके तहत उसे आज समाप्त करेंगे, तो उसी क्रम में बात करेंगे हम जो रायसिंह बीकानेर राज्य के तहत जो वहाँ का शासक जो रायसिंह होता है, उसी परिप्रेक्ष्य में हमने बीकानेर राज्य का अध्ययन किया, जिसके तहत उनका शासनकाल 1574 ईस्वी से 1672 ईस्वी तक रहता है। 1574 ईस्वी से लेकर 12 ईस्वी तक है और 12 ईस्वी में रायसिंह की मृत्यु हो जाती है। दक्षिण अभियान के तहत हमने देखा। आज इस व्यक्तित्व रायसिंह के जो रायसिंह का व्यक्तित्व, उसका मूल्यांकन हम करें। अगर मूलतः बात की जाए तो मूल्यांकन वही है, आकलन जो हमने उनके बारे में पढ़ा है, उसके तहत जो इनके व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं रहती, उनके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। और इनके शासनकाल के दौरान जो बीकानेर राज्य में किस तरीके से साहित्य के सांस्कृतिक जो विकास होता है, साहित्यिक रचनाएँ होती है, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ इनकी क्या क्या रहती है, उनके बारे में हम मूलतः पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि शुरुआती तौर में जो बीकानेर का शासक कल्याणमल होता है, जो इनके पिता होते हैं, रायसिंह के क्या होते हैं, पिता होते हैं। और जब मालदेव जोधपुर के शासक जो मालदेव है, मारवाड़ के जो राठौड़ शासक ये होते हैं। बीकानेर राज गिराने वाले भी क्या होते हैं, राठौड़ राजपूत होते हैं। और अगर बात की जाए जोधपुर राज्य वाले भी कौन होते हैं, राठौड़ राजपूत होते हैं। तो मालदेव जो जोधपुर का शासक था, उसके द्वारा आक्रमण करके बीकानेर पर अधिकार कर लिया गया था। तब कल्याणमल किसके पास चले गए थे, उस वक्त शेरशाह सूरी का जो शासन था, शेरशाह सूरी के द्वारा जब हुमायूं को भगा दिया गया था भारत से, और उसके द्वारा जो दिल्ली के तख्त पर अधिकार कर लिया जाता है, उसी दौरान उसकी शरण में चले जाते हैं कल्याणमल और उनको जो अनुरोध करते हैं अपना राज्य दिलाने का। तो उसी दौरान शेरशाह सूरी द्वारा जो बीकानेर के राज्य को पुनः दिलाया जाता है। तुम्हें पता होगा शेरशाह सूरी और जो मालदेव के बीच में कौन सा युद्ध होता है, चौसा का जो युद्ध होता है, जिसके तहत ही उसके द्वारा कहा जाता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अब जो यहीं से मुस्लिम शासकों के संपर्क में आते हैं बीकानेर राज्य के शासक, यानी कि मुस्लिम शासकों की अधीनता उनके द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। अब जो बीकानेर राज्य का शासक बनता है कौन, कल्याणमल के द्वारा पुनः अधिकार किया जाता है बीकानेर राज्य पे। और अब ये जो शेरशाह सूरी की अधीनता में क्या करने लगता है, शासन करने लगता है। और उसी दौरान जो उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन होता है और दिल्ली के तख्त पर पुनः किसका अधिकार हो जाता है, हुमायूं का अधिकार हो जाता है। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी जो कमज़ोर होते हैं। पुनः जो बात की जाए तो यहाँ पे दिल्ली के सिंहासन पे जो बात की जाए तो किसका अधिकार, हुमायूं का, मुगल बादशाह हुमायूं का अधिकार हो जाता है 1550 ईस्वी की अगर बात की जाए तो। उन परिस्थितियों में बात की जाए, सारी परिस्थितियाँ बदल जाती है। फिर आगे जाकर अगर बात की जाए तो अकबर जो मुग़ल बादशाह बनता है और अकबर वाकई में जो योग्य और काबिल बादशाह होता है, उसके दौरान जो संपूर्ण उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में पुनः परिवर्तन, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो बीकानेर के शासक कल्याणमल के द्वारा क्या अकबर के साथ समझौता कर लिया जाता है। और समझौते की नीति जो मुग़लों के साथ समझौते की नीति का अनुसरण उनके द्वारा किया जाता है, पालन किया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि राजपूताना में और अगर बात की जाए भारत की सर्वश्रेष्ठ जो पैरामाउंटेसी है, जो परम सत्ता है, वह मुग़लों के रूप में स्थापित हो चुकी है। तो इनके साथ संघर्ष करने की बजाय इनके साथ समझौते की और सहयोग की नीति अपनाई जाए, जिससे अपने राज्य का क्या हो,
विकास हो, आर्थिक विकास हो, और तो किसी तरह की उनको कठिनाइयाँ ना आए। तो उन परिस्थितियों में जैसे कि आमेर के कछवा शासकों के द्वारा समझौता कर लिया था, उसी दौरान कल्याणमल के द्वारा भी जो बात की जाए मुगल शासकों के साथ समझौता कर लिया जाता। अब इनके साथ समझौता होने के राव कल्याणमल के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। ये खुद अपने पुत्र राय सिंह को लेकर जो अकबर की सेवा में उपस्थित होता है, और उसी दौरान जो कल्याणमल के द्वारा अपने भाई कान्हा की पुत्री का विवाह अकबर के साथ करते हुए जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए जाते हैं मुगलों के साथ। और यहीं से जो राय सिंह की शाही सेवा में जो नियुक्ति कर दी जाती है, अकबर राय सिंह को अपने साथ ले जाता है। यहीं से जो राय सिंह की जो बात की जाए मुगलों के साथ संपर्क होता है, और जीवन भर जो राय सिंह मृत्यु पर्यंत अगर बात की जाए तो राय सिंह जो शाही सेवा में नियुक्त रहता है, और मुगलों की शाही सेवा उसके द्वारा की जाती है। अब समय समय पे हमने देखा अकबर के शासनकाल के दौरान जो कई सैन्य अभियानों में जो राय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राय सिंह को कई सैन्य अभियानों में जो सहयोग के लिए भेजा जाता है, चाहे दक्षिण भारत को ले लो तुम, चाहे तुम उत्तरी भारत को ले लो, चाहे उड़ीसा की तरफ ले लो तुम, बंगाल की तरफ ले लो, तो कई जितने भी सैन्य अभियान होते हैं उसमें राय सिंह को जो मुगल बादशाहों के द्वारा समय समय पर भेजा जाता है। और राय सिंह के द्वारा भी अगर बात की जाए अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ है जो मुगलों की क्या की जाती है, सेवा की जाती है। अकबर और राय सिंह के संबंधों में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति आती है, फिर इनके संबंध क्या हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं। अब अकबर की मृत्यु के पश्चात हमने देखा जैसे ही जो जहांगीर सलीम जो सिंहासन पर बैठता है, उसी दौरान जो उत्तराधिकारी संघर्ष की परिस्थितियां पैदा हो जाती है। उत्तराधिकार को लेकर जो विवाद की स्थिति है, सलीम का पुत्र जो खुसरो सिंहासन पर बैठना चाहता है, उसके द्वारा सिंहासन पर जो दावेदारी की जाती है। उसी दौरान राय सिंह की भूमिका जो सलीम के द्वारा जो बीकानेर से राय सिंह को निमंत्रण भेज के आगरा बुलाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी प्रतिष्ठा, राय सिंह की प्रतिष्ठा मुगल दरबार में अच्छी खासी हमें देखने को मिलती है। अकबर के द्वारा भी राय सिंह के मनसब में बढ़ोतरी करते हुए इसके मनसब को 4000 तक कर दिया था। और उसके अलावा अगर जहांगीर के समय तुम देखो कि जहांगीर के सिंहासन पर बैठने के पश्चात जैसे ही अपने विश्वास पात्रों और अपने वफादारों को पुरस्कृत किया जाता है, तो उसी वक्त इसका मनसब बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, 5000 कर दिया जाता है। राय सिंह का मनसब इस तरीके से जो बात की जाए, जहांगीर के सिंहासन पर बैठने में इसके द्वारा सहयोग किया जाए। उसी दौरान जो एक परिस्थिति घटती है, एक बड़ी विचित्र घटना घटित होती है। जहांगीर के सिंहासन पर बैठने के पश्चात उसके पुत्र खुसरो के द्वारा पुनः विद्रोह कर दिया जाता है। उस विद्रोह का दमन करने के लिए जैसे ही जहांगीर बाहर जाता है अपनी राजधानी को छोड़कर, तो राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो राय सिंह को सौंप कर जाता है, जिस समिति को सौंप के जाता है उसी में जो राय सिंह भी होता है। उसी दौरान उसके द्वारा कहा जाता है कि जब मैं शाही बेगमों को अपने पास बुलाऊं तो उनको लेकर आप मेरे पास आ जाना। उस समय विचित्र घटना घटित होती है। जो आगरा से निकले मथुरा के पास पहुंचते थे, मथुरा के पास एक जैन साधु के द्वारा जो भविष्यवाणी की जाती है कि जहांगीर का शासनकाल तो कुछ समय का ही है। इनके द्वारा पूछा जाता है उससे साधु से, जहांगीर का शासन कितना चलेगा? बोले 2 वर्ष। तो उसी दौरान इनके द्वारा क्या किया, बीच में ही जो छोड़कर उनको, और ये बीकानेर बगैर शाही आज्ञा के पहुंच जाते। इससे जहांगीर की जो बात की जाए राय सिंह के प्रति नाराज़गी होती है, लेकिन पुनः इसके द्वारा समझौता कर लिया जाता है। ये जो बात की जाए सेना में, जो शाही सेना में उपस्थित हो जाता है, जहांगीर के द्वारा इन्हें क्षमा करते हुए पुनः जो इनकी जागीरें और परगने प्रदान कर दिए जाते हैं और उनके मनसब को बहाल कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि बीकानेर राज्य में जो आर्थिक समृद्धि कैसे होती है, सांस्कृतिक व्यापारिक वाणिज्य में जो व्यापार वाणिज्य में बढ़ावा, संस्कृति को अगर बात की जाए साहित्य को जो प्रोत्साहन कैसे मिलता है, तो उसी दौरान हम देखें कई सैन्य अभियानों में जो राय सिंह जो शाही सेना में जाते हैं, उस वक्त क्या होता था, जो भी मनसबदार है शाही सेना में जाता था और युद्धकालीन परिस्थितियों में जो अगर किसी शत्रु राज्य को पराजित करते तो जो लूट में जो माल मिलता था, उस लूट के माल को अधिकतर ये छुपा लेते थे, यानी गबन कर लेते थे। उसी दौरान राय सिंह भी कई सैन्य अभियानों में गए, तो इसे कई तरह सैन्य अभियानों में धन प्राप्त होता है। उस धन से क्या होता है, बीकानेर राज्य की समृद्धि में विकास होता है, बीकानेर राज्य की आर्थिक
स्थिति अच्छी होती है, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलता है और उससे जो सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास भी हमें देखने को मिलता है। अब इसके शासनकाल के दौरान, जो राय सिंह के शासनकाल के दौरान जो साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास होता है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे और उन उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे कि राय सिंह के समय जो कौन कौन सी रचनाएं हो। जैसा कि हम देखते हैं कि राय सिंह खुद एक प्रकांड पंडित था, संस्कृत भाषा का अच्छा जो जानकार था, संस्कृत भाषा की अगर बात की जाए तो उसे अच्छी समझ थी। तो उसी दौरान इसके द्वारा जो बात की जाए, कई कवियों को, कई साहित्यकारियों को जो राज्य के संरक्षण प्रदान किया जाता है, राज्य का संरक्षण प्रदान किया जाता है। और तुम देखते हो कि राज दरबारों में पहले चारण वगैरह रहते थे, उनके द्वारा जो कविताओं की रचनाएं की जाती थी, तो कई विद्वानों को आश्रय इसके द्वारा दिया जाता है। क्योंकि अगर बात की जाए ये साहित्य का काफ़ी समर्थक था, साहित्य की अगर बात की जाए तो अब इसके शासनकाल के दौरान काफ़ी साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास हमें देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए राय सिंह के स्वयं के द्वारा 2 टीकाएं लिखी गई है। अगर बात की जाए तो राय सिंह महोत्सव एक टीका लिखी गई, एक ज्योतिष रत्नामल। ये जो क्या मूलतः एक वेद से संबंधित ग्रंथ होता है और ये ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ होता है। इस पे पुनः टीका किसे कहा जाता है? टीका किसी ग्रंथ पे जो पुनः कोई पुस्तक लिखना यानी अपने विचार प्रकट करना ही क्या कहलाता है? टीका कहलाता। जैसे मेगस्थनीज की बुक है इंडिका के बारे में मैंने उसका अवलोकन करते हुए पुनः जो एक पुस्तक की रचना की है, उसको आधार मानते हुए, किसी मूल ग्रंथ को आधार मानते हुए दूसरे उसी की जो रचना करनी उस ग्रंथ से संबंधित, तो उसे क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। तो ये 2 टीका राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नामाल जो राय सिंह के द्वारा लिखी जाती है, इनके टीकाकार यानी रचनाकार कौन होते हैं? ये राय सिंह होते हैं। अब इन्हीं के शासनकाल के दौरान अन्य रचनाओं का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। राजा राय सिंह रिवेली, यह रचना हमें मिलती है, ख्यात वगैरह चलती है, तुम देखते हो ख्यात वगैरह चारणों के द्वारा। लेकिन अब इसके लेखक कौन? अज्ञात इनका नाम नहीं है। अज्ञात का मतलब जिसका हमें कोई पता नहीं है। अज्ञात यानी जो ज्ञात नहीं है उसे क्या कहते हैं? अज्ञात कहते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा इसकी रचना की गई जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। अब इसमें राजा राय सिंह रिवेली में हमें तत्कालीन बीकानेर राज्य के बारे में और राजा राय सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसके तहत अगर बात की जाए तो राजा राय सिंह के द्वारा किए गए सैन्य अभियान, गुजरात के सैन्य अभियान, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब एक रचना काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी कई बार पूछी जाती है ये, और कई बार पूछी गई है। मैंने भी जो इसको पढ़ा है, अगर बात की जाए प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखा है, वेली कृष्ण रुक्मणी री ये रचना है जो पृथ्वीराज द्वारा की जाती है। पृथ्वीराज कौन होता है? राय सिंह का छोटा भाई होता है और वह डिंगल भाषा का प्रकांड जो विख्यात कवि होता है और डिंगल भाषाओं में उसके द्वारा क्या की जाती है? रचनाएं की जाती है। ये इसकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। इससे हमें जो बीकानेर राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और बीकानेर राज्य के इतिहास को जानने में काफ़ी जो सहायक होती है। पृथ्वीराज के द्वारा जो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बारे में भी कई कविताएं लिखी गई है। और उसके अलावा बात की जाए जो इसके समय में वृद्ध प्रशस्ति खुदवाई जाती है, जो बीकानेर का दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग का भी जाओ तो आप देखना, प्रयास करना, इस वृद्ध परिस्थिति में यानी बड़े से शिला पे, जो बड़े से पत्थर पे जो खुदवाई जाती बातें लिखवाई जाती, राय सिंह के द्वारा स्वयं लिखवाई जाती है। क्योंकि आधुनिक बीकानेर का जो दुर्ग है, किला है जूनागढ़, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? राय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और राय सिंह तो काफ़ी जो बिजी रहता है मुगल शाही सेना में, तो उसी दौरान उसके एक मंत्री की देखरेख में, जो करमचंद नाम का क्या होता है? मंत्री होता है, उसकी देखरेख में उसके द्वारा बीकानेर के दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। और ये करमचंद है उसी दौरान काफ़ी शक्तिशाली होता है और उसके द्वारा एक बार षड्यंत्र भी किया जाता है। षड्यंत्र जो भी राय सिंह के पुत्र दलपत सिंह को जो सिंहासन पर बैठाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन समय पूर्व ही जो राय सिंह को पता चल जाता है, राय सिंह के द्वारा जो इसे मारने की आज्ञा जारी कर दी जाती है, इसकी हत्या करवाने की आज्ञा जारी कर दी। उस समय इसको पता चला ये जो बादशाह अकबर की शरण में चला जाता है और बच जाता है। तो ये करमचंद इसका ही मंत्री था। और उसी दौरान बात की दलपत सिंह के द्वारा अपने राज्य के विकास के लिए खूब कार्य किए जाते हैं। 1578 ईस्वी में जो बीकानेर राज्य में जो काल पड़ता है, अकाल की स्थिति रहती है जो भारतवर्ष में, उसी दौरान जो अपने
राज्य के व्यक्तियों के लिए इसके द्वारा जो अपने अन्न भंडार और जो औषधियों का वितरण इसके द्वारा करवाया जाता है। तो ये जो मूलतः अगर बात की जाए मुगलों के साथ सहयोग की नीति जो राय सिंह के द्वारा अपनाई जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने जो बीकानेर राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ लिया है, जिसके तहत आज ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। बीकानेर राज्य के शासक राय सिंह की जो मुगलों के साथ संबंधों के बारे में जिक्र किया। और आज की क्लास में मूलतः बात की जाए तो राय सिंह का मूल्यांकन किया और उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों और साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में हमने जाना। उसके समय मूलतः हम देखेंगे राय सिंह समय कौन कौन सी रचनाएँ होती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप अपनी बात पहुंचा सकते हो। और भी किसी तरह के जो आपके सुझाव या राय हो वो भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।